हेलो स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि किस तरह से एजुकेशन के बारे में अंग्रेज़ों के जो विचार हैं वो बदले। पहले बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी ये चाहते थे कि भारत में भारतीय जो एशियंट एजुकेशन है वही लागू हो, लेकिन बाद में जब कंपनी को ज़रूरत पड़ी कि सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है तो उन्होंने एजुकेशन को एक्सपेंड करना शुरू किया भारत में और अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू की गई। और इसमें एक बड़ा जो सुधार था जिसे हम वुड डिस्पैच कहते हैं, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अब ये मैग्ना कार्टा समझ लो क्या था। मैग्ना कार्टा 13वीं शताब्दी में ब्रिटिश जो लोग थे उनको राजा के द्वारा राइट्स ग्रांटेड किए थे। जैसे आपके देश में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, आपको वीडियो में पढ़ा चुकी मैं राइट्स के बारे में। तो उसी तरह 13वीं शताब्दी में ये मैग्ना कार्टा के द्वारा राइट्स दिए गए थे। तो ये बड़े सुधार माने जाते हैं, मतलब जहाँ राइट्स दिए जाते हैं ना उसे मैग्ना कार्टा बोल दिया जाता है। इसी तरह बड़ा सुधार था भारत में एजुकेशन को लेकर वुड डिस्पैच। वुड इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था, इसलिए इनको वुड डिस्पैच कहा गया। और ये 1854 में आया, जिसमें शिक्षा के बारे में पूरी प्लानिंग सरकार की सामने रखी गई। पैसे वैसे तो पहले थोड़े से 1833 में पैसे रख दिए गए थे 1 लाख रुपए, लेकिन बाद में बजट भी दिया गया। टीचर्स ट्रेनिंग, महिलाओं की शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग जिसमें कोई ना कोई काम सीखता है बच्चा, इस तरह की बातें की गई। ठीक है। वुड डिस्पैच ऑन 1854 मार्क द फाइनल ट्रिम्प ऑफ दोज हु अपोज्ड ओरिएंटल लर्निंग। ये कहता है कि 1854 में जो वुड डिस्पैच आया वो ओरिएंटल लर्निंग वालों के बिल्कुल खिलाफ था। ओरिएंटल लर्निंग के मैं दोबारा बता देती हूँ, वो लोग थे जो भारतीय एशियंट शिक्षा को दोबारा से पढ़ाना चाहते थे। ओरिएंटलिस्ट उन्हीं को कहते हैं जो इंडियन एजुकेशन को प्रॉम्प्ट करते हैं, महत्व देते थे। ओके, तो उसके बाद चलते हैं। ये कॉलेज हैं जो उस टाइम बने थे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन द 19th सेंचुरी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है ये। और उसके बाद ये एक विलियम कार्वे है, वाज स्कॉटिश मिशनरी हु हेल्प इस्टेब्लिश द सेरम पोरे मिशन। और इस मिशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ये कौन है। द आर्गूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरी। देखो, 2 तरह की एजुकेशन होती है, एक मोरली और एक होती है प्रैक्टिकल एजुकेशन। प्रैक्टिकल एजुकेशन का मतलब साइंस पढ़ना, और मोरल एजुकेशन का मतलब होता है ह्यूमैनिटी पढ़ना। ह्यूमैनिटी का मतलब अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छा इंसान बनना। प्रैक्टिकल पढ़ने का मतलब अच्छा एम्प्लॉयज़, अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा कुशलता आना, हाथ की कोई ना कोई कुशलता सीखना। और मोरालिटी का मतलब कि एक अच्छा इंसान बनना, नैतिक जिम्मेदारी संभालना, सच्चाई। हमारी जो एशियंट शिक्षा थी ना वो दोनों का डेवलप करती थी। हमारे यहाँ एक योद्धा को योद्धा बनाना तो सिखाया जाता था, उसके साथ ये भी सिखाया जाता था कि आपने इन हथियारों का प्रयोग कमज़ोर और स्त्रियों पर, बच्चों पर नहीं करना। तो इस साथ में मोरल एजुकेशन भी हो गया ना। तो गुरु आश्रम में वो वही सीखते थे। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है, तो अगर आपने रामायण की फाइट देखी हो तो वहाँ डायलॉग में बोला जाता है कि आप ब्रह्मास्त्र का तभी प्रयोग करें जब इसके अलावा कोई चारा ना रहे। इसका मतलब जो मास डिस्ट्रक्शन के साधन है, मतलब जिससे बड़ी तबाही हो सकती है, आपको उनका यूज नहीं करना चाहिए, बट उसका ज्ञान है आपको। तो लेकिन जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है उसमें, जो इंग्लिश एजुकेशन है उसमें नैतिक शिक्षा की कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता था, कोई धार्मिक शिक्षा का चीज़ें नहीं दी जाती थी। और ये आज भी बड़ी खामी हमारे देश में। एक अच्छा इंजीनियर तो बन जाता है, बट एक मोरल इंजीनियर, मोरल डॉक्टर नहीं बन सकता। एक देखो इनमें क्या फ़र्क है। मान लो एक बहुत कुशल डॉक्टर है, बहुत स्किल्ड डॉक्टर है, जिसके अभी तक कोई भी ऑपरेशन विफल नहीं हुआ। ओके, लेकिन साथ साथ में उस, मान लो कोई फीस नहीं दे रहा या फीस अरेंज नहीं हो पा रही, तो वो डॉक्टर क्या करता, बीच में ऑपरेशन छोड़ देता है, ऑपरेशन नहीं करता।
इसका मतलब वो डॉक्टर अच्छा तो है, फेमस है, प्रैक्टिकली उसे सब कुछ आता है, बट एक अच्छा इंसान नहीं है। तो इसका मतलब उसे मोरालिटी की उसे सख्त जरूरत है। तो एजुकेशन के ये दोनों पहलू होने चाहिए कि एक अच्छा टीचर, अच्छा इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कोई भी बने, कुछ भी बने, बट उसके साथ साथ उसको मोरल ड्यूटी भी अपनी निभानी आनी चाहिए। तो वो ये कहते हैं क्रिश्चियन जो मशीनरी है इंडिया में जो एजुकेशन आई, वो उसने क्रिटिसाइज किया इस प्रैक्टिकल एजुकेशन का। द मशीनरी फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल करेक्टर ऑफ द पीपल। उन्हें लगता था कि इन लोगों का मोरल करेक्टर ऊपर उठाना चाहिए ना, एंड मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू द क्रिश्चियन एजुकेशन। और ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी की वजह से। देखो उस टाइम ये क्या था, क्रिश्चियन मशीनरीज जो आई उनको एक वो मिल गया, ऑप्शन मिल गया कि जो ये भोले भाले लोग हैं और वो आसानी से क्रिश्चियन बनाए जा सकते हैं। जबरदस्ती का जो धर्मांतरण होता है, धर्म बदलाव बहका के लोगों को इस तरह से उसका धर्म परिवर्तन किया जाए। ईसाई मशीनरियाँ ये चाहती थी, और उनका कोई ये नहीं था कि यहाँ के लोगों को मोरालिटी दे के, वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन बन जाए, उनका धर्मांतरण हो जाए। कुछ मशीनरी बहुत अच्छा कर रही थी ह्यूमैनिटी के नाम पे। Until 1813 the ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपोज टू मशीनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में मशीनरी के कामों से की अपोज थी कि ये ना आए तो ठीक है, ये खामखाई हमारे ऊपर मोरल दायित्व थोपेंगे और हम ये नहीं करेंगे। लेकिन इट फियर दैट मशीनरी एक्टिविटी वुड प्रोवोक रिएक्शन amongst the local population and make them suspicious of British presence in India। क्यों? क्योंकि उन्हें भय थी कि जो मशीनरी में कार्य करता है वो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को अंग्रेजों के विरुद्ध कर देंगी, उनको जगाएंगी, उनके लिए राइट्स की डिमांड करेंगी। अनेबल टू इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज, द मशीनरी सेटअप ए मिशन ऑफ सारमपोरे इन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश कंट्रोल में जितना भारत का क्षेत्र था, लेकिन भारत में अकेले ब्रिटिश ही शासक नहीं थे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो, जैसे 1962 में हमारा गोवा आज़ाद हुआ, तो गोवा 1962 तक पुर्तगालियों के हाथ में था। तो इस तरह से उन्होंने उन क्षेत्रों में तो वो नहीं लगा पाई जो ब्रिटिश कंट्रोल थे। तो एक सैरमपोर एक एरिया था जहाँ पर डेनिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, वहाँ उन्होंने अपनी मशीनरी स्थापित की। और आपको पता है अब तब तक तो प्रिंटिंग प्रेस भी आ चुकी थी, वहाँ उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाई। 1800 में एक कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया 1818 में। ओवर द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में मशीनरी स्कूल वर सेटअप ऑल ओवर इंडिया। मशीनरी के स्कूल जो है सारे इंडिया में लगाए गए। After 1857, however, the British government in India was reluctant to directly support machinery education। और 1857 तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे सपोर्ट कर रही थी इंडिया में एजुकेशन को, मतलब पैसे नहीं दे रही थी मशीनरीज को, आप स्थापित कीजिए इनको यहाँ स्कूल कॉलेजेस। देयर वाज ए फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम प्रैक्टिस बिलीफ्स एंड रिलीजियस आइडिया माइट अनरेज नेटिव ओपिनियन। लेकिन उन्हें यह भी डर था कि अगर ज़्यादातर यहाँ ज़्यादा अगर मशीनरी कुछ ऐसे सुधार करने चाहें, तो अगर या उनको लगेगी आम लोगों के ये हमारे कस्टम और जो बिलीफ है इनको तोड़ रहे हैं, या जो बिलीफ है या कस्टम उनसे लोगों का विश्वास उठवा रहे हैं, तो हो सकता है कि जो लोग हैं उनके विरुद्ध हो जाए। ठीक है, ये आपका सैरमपोरे कॉलेज में है, हुगली नदी में। हुगली नदी कलकत्ता में है, आपको पता ही है, बंगाल का शोक बोला जाता है इस नदी को। और ये कॉलेज है जो बनाया गया था, शानदार बिल्डिंग है भाई। अगर 1818 में ये बनाया गया था। तो उसके बाद है व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल। लोकल स्कूल्स का क्या हुआ? देखो हमारे यहाँ अभी क्या होते थे, जो ये आपने दिख रहे हो एक विशेष ड्रेस पहने हुए टीचर्स है, चोटी लगाए हुए, धोती पहने हुए बच्चे हैं, गुरुकुल टाइप जो छोटे छोटे लोकल स्कूल हुआ करते थे, जहाँ हमारे वेदों का अध्ययन, संस्कृत का अध्ययन, जो हमारे पुराने ग्रंथ थे उनका अध्ययन होता था। उनका क्या हुआ फिर? डू यू
हैव एन आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम? आपको अनुमान लग ब्रिटिश टाइम से पहले भारत में किस तरह से बच्चे पढ़ाए जाते थे? हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल? और आपको क्या लगता है कि वो स्कूल जाते होंगे? हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति शुरू से ही बहुत अच्छी थी। एशियन टाइम में हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्यालय होते थे, राजा महाराजाओं के लोग भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। मतलब शिक्षा का इतना महत्व था कि राजाओं के बच्चों को भी अपने घर बार छोड़ के शिक्षा अध्ययन करना चाहते थे। तो हमारे ग्रंथों में तो कुछ एज भी निर्धारित कर दी कि 25 साल तक ब्रह्मचार्य का जीवन जिए बच्चा, और वो विद्यादान करे, बाहर निकले अपने घर से। तो इतना विद्या का इतना महत्व था कि बच्चे को घर बार छुड़ा दिया जाता है, उसकी शादी वगैरह के बारे में नहीं सोचा जाता, सिर्फ इसलिए कि वो विद्या ग्रहण करें। बट धीरे धीरे जो विद्या है वो जो बड़े लोग हैं या समाज के जो कुछ तबका है उनके अंडर में आ गई। थोड़े से जाति कस्टम, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम, वो उनकी वजह से रूढ़ियाँ पैदा हो गई और कुछ लोग विद्या से वंचित कर दिए गए, या प्रोफेशन ज़्यादा बढ़ गए, लोग उनमें बिजी हो गए। तो धीरे धीरे शिक्षा का अंधकार काल हमारे यहाँ आता गया। हमारे शासक और हो गए, मुस्लिम हमारे शासक हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ स्कूल्स अब थोड़ा सा डार्क एज में चले गए। तो ब्रिटिश के से पहले भारत में कैसे पढ़ाई होती थी ये हम देखते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो पहले गुरुकुलों को जमीन दी जाती थी, गुरुकुल के आचार्यों का बड़ा सम्मान होता था, राजा लोग उनकी मदद से शासन चलाते थे। उसके बाद लेकिन जब ब्रिटिश आए उस टाइम हमारे भारत की शिक्षा का क्या स्टेटस था ये हम पढ़ेंगे। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम ने 1830 में एक रिपोर्ट दी थी, और उसके वो एक स्कॉटिश मशीनरी के हेड थे, स्कॉटलैंड से आए थे, और जो ये क्रिश्चियन मशीनरीज थी उनके थे ये। टूअर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार और बंगाल में वो गए, उन्होंने टूर किया। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल, और उनसे रिपोर्ट मांगेगी कि जो आम भाषा के स्कूल हैं, लोकल भाषा के स्कूल, वर्नाकुलर होते हैं लोकल भाषा के स्कूल, उनके स्कूलों की क्या स्थिति है। तो रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग। रिपोर्ट में क्या कहा गया ये आप देख लें। इसमें कहा गया कि एडम फाउंड दैट देयर वर 1 लाख पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार, 1 लाख पाठशालाएं हैं। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच, और इसमें हर एक में 20 है। देखो एक उस समय 1 लाख पाठशाला छोटी थोड़ी चीज नहीं है, बट स्टूडेंट कम है। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दिस पाठशाला वर कंसिडरेबल, ओवर 20 लाख, 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। दिस इंस्टीट्यूशन वर सेट अप बाय वेल्दी पीपल, ये धनवान लोगों द्वारा बनाई गई है, और लोकल कम्युनिटी द्वारा। एट द टाइम दे वर स्टार्ट बाय ए टीचर और गुरु, और एक जो आम वहाँ का बासिंदे हैं उन्होंने गुरु को हायर किया हुआ है, उन्होंने ही पाठशालाएं बनाई हैं। यहाँ आप देख ले सकते हो, एक विलेज पाठशाला है। डच पेंटर था फ्रेंच कोलिस सोल्वने, वो इंडिया में आया था 19th सेंचुरी में, उन्होंने ही इस कि किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं उनको डिजाइन किया था। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल, हमारे देश का जो सिस्टम था जो स्कॉटिश विलियम एडम ने दिया था कि वो फ्लेक्सिबल है। फ्यू थिंग्स दैट यूएस एसोसिएटेड विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट द टाइम, बहुत ही कम चीज़ें जो हैं पाठशाला में पढ़ाई जाती हैं। देयर वर नो फिक्स फीस, ना ही कोई फिक्स फीस है, मतलब अमीर का बच्चा ज़्यादा दे देता है, गरीबों के बच्चे से कम लिया जाता है। ना ही कोई प्रिंटेड बुक है, ना कोई सिलेबस है जो मतलब एक पढ़ाया जाना चाहिए। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग है, नो बेंच और चेयर हैं, ना ब्लैक बोर्ड है, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर, नो एनुअल, मतलब ये सारी फॉर्मेलिटी जो अब स्कूलों में पाई जाती है ना, वो ऐसा कुछ नहीं था। बस गांव के किसी आंगन में स्कूल लगा लिया जाता था, और जो गुरु हैं आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं, यही बस
या तो गुरु के घर में या टेम्पल में या गांव के किसी पार्ट में बच्चों की क्लास लगा ली जाती है। फी डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट की इनकम पे बच्चे फीस देते हैं। रिच थोड़े से ज़्यादा पेड कर देते हैं, पुअर कम करते हैं। टीचिंग ओरल है, मतलब बच्चे बोल कर ज़्यादा पढ़ते हैं। एंड द गुरु डिसाइड व्हाट टू द टीचर, गुरु ये बताता है कि उसे क्या सिखाया जाए इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की नीड के अनुसार उन्हें क्या पढ़ाया जाना चाहिए। स्टूडेंट वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, बच्चे डिफरेंट क्लासेस में नहीं है, बस एक गुरु है तो उसको पढ़ाने वाला भी एक है, एक इकट्ठे बैठ जाते हैं सभी। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग के लेवल के आधार पर बच्चों के ग्रुप है, कक्षा के आधार पर नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।